हेलो बच्चों, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको जहाँ तक भी बताया था उसके जस्ट आगे आपके पास मिलेगा। हमने हेडिंग डलवाया होगा आपका न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है? ठीक है, यानी हमारा जो एटम है, एटम के सेंटर पर स्मॉल स्पेस में जो आपका न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस कितना होगा, इस चीज़ को हमको जानना है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। कोई भी अगर आपका न्यूक्लियस अगर स्टेबल स्टेट में है तो उसका जो शेप होता है वो आपका जनरली स्फेरिकल लिया जाता है। ठीक है, मींस इन स्टेबल स्टेट द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। यानी जो आपके पास ये एटम है, एटम के अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका जो शेप लिया जाता है वो स्फेरिकल लिया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को आप जरा समझें कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, मान लिया कि आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन में एक आपका क्या होगा, प्रोटॉन होगा, यानी एक प्लस होगा। हाइड्रोजन 1H1 की बात कर रहा है, एक आपका प्रोटॉन होगा केवल। ठीक है, और एक आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिट है, मान लिया ये ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन नहीं होगा क्योंकि देखो ये ए की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है, जेड की वैल्यू 1 है, मतलब नीचे वाला, और ए की वैल्यू आपका 1 है। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड होता है, इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें 1s2 का, ड्यूटेरियम का, तो जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में से 1 घटेगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास ये ऑर्बिट हो गया, न्यूक्लियस है, तो इसमें एक आपका प्रोटॉन होगा और एक आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर हम 1s3 की बात करें तो इसमें क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, यानी एक प्रोटॉन और 2 आपका न्यूट्रॉन होंगे और एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज फिक्स नहीं होती है। क्योंकि अब देखो, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज तो फिक्स है। लेकिन जरा इस चीज को समझो, इसके न्यूक्लियस में यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन को जितने रहने के लिए जगह होगा वही न्यूक्लियस की साइज हो जाएगी। इसमें आपका क्या है, 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, यानी 3 आपको एक प्रोटॉन को रहने के लिए और 2 न्यूट्रॉन को रहने के लिए जगह चाहिए। तो इसका साइज क्या होगा, इसके न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होगा और इसके न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, कम होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के। यानी जिसका ए ज्यादा होगा, ए का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ? किसी भी न्यूक्लियस में जितना ज्यादा ए होगा, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस ए को रहने के लिए उतना ज्यादा जगह चाहिए होगा। इस वजह से कहेंगे कि न्यूक्लियस की साइज उतनी ही ज्यादा होगी। फिर से समझो मैंने क्या बोला, कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो जितने कम प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस की साइज उतनी कम होगी, जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस की साइज उतनी ही बड़ी होगी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहते हो, न्यूक्लियॉन कहते हो, और न्यूक्लियॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, या जिसको मास नंबर कहते हो। तो किसी भी न्यूक्लियस की साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास नंबर के। ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें एक लाइन, न्यूक्लियर रेडियस में लिखेंगे, इन स्टेबल स्टेट the shape of nucleus is spherical. In stable state the shape of nucleus is spherical. स्टेबल स्टेट में न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। वो सब लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस। नीचे लिखो दैट इज वॉल्यूम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक मिनट। वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। R क्या है? न्यूक्लियस की रेडियस है, प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ये हो जाएगा। तो हम R की वैल्यू निकालना चाहते हैं न्यूक्लियस के रेडियस को, तो R क्यूब प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई A। तो 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो सबको मिला करके इसको जब हटाएंगे हम लोग, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये R क्यूब हमारे पास आ रहा है, ये R क्यूब प्रोपोर्शनल टू 3A/4 पाई। ठीक है, तो हम सबको हटा करके सबके जब मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो R क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू A पावर ऑफ 1/3। ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू A पावर ऑफ 3। ठीक है, A पावर ऑफ 1/3। इसके बाद प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे R0, यानी जो ये हटाए थे वो वाला, इसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा आता है उन सबको मिला करके ये आपका R0 है। ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे, तो कांस्टेंट जो आपका R0 है, A पावर ऑफ 1/3। यही आपका क्या होगा? न्यूक्लियस की रेडियस होगी। ठीक है, तो R इक्वल्स टू R0 A पावर ऑफ 1/3, वेयर R0 जो है आपका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है ये? इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? whose value is 1.2 into 10 power minus 15 मीटर। 1.2 into 10 power minus 15 मीटर इतनी होती है, या 1.2 फर्मी। एक फर्मी में आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है आपका। कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो रोक लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। यही आपका क्या है? ये एटॉमिक रेडियस है। ये इस पर बेस्ड एक आपका न्यूमेरिकल आया है किसी साल, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नीचे लिख लेते हैं हम लोग। यही फॉर्मूला आप क्या है? ये एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस को बताएगा। लाइन चेंज करके लिख लीजिए। दिस इज, वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लिया करिए आप। लिखिए नीचे, दिस इज radius of atomic nucleus. This is radius of atomic nucleus. This is radius of atomic nucleus. एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, if the nuclear radius if the nuclear radius of Al27, एल्यूमिनियम का मास नंबर क्या होता है? 27 होता है। Al27 एज 3 फर्मी, 3F या फर्मी, यानी एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियर रेडियस है वो 3 फर्मी के बराबर है, 3 फर्मी। ठीक है, व्हाट इज द, कोई सवाल लिखे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेट, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में 1 नंबर में, 1.5 नंबर में।
व्हाट इज अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर Cu64 यानी कॉपर का हमको क्या करना है, न्यूक्लियर रेडियस बताना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन जो है पहले उसको लिखेंगे, लिखिए गिवन दैट क्या गिवन हमारे पास, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम RAL, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, कितना दिया हुआ आपका 3 फर्मी, ठीक है। फिर इसके बाद हमको निकालना क्या है, RCU निकालना है, कॉपर की आपका न्यूक्लियर रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या है, RAL यानी A मतलब मास नंबर किसका, एल्युमिनियम का, A एल्युमिनियम इज इक्वल टू क्या है 27, और ACU का मतलब मास नंबर किसका, कॉपर का 64, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है, वी नो दैट R इज इक्वल्स टू R0 A पावर ऑफ 1/3, ये पता है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले देख लिया करिए, इसके बाद वीडियो को रोक करके तब आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाएंगे नहीं हम इसको। ये आपके पास R क्या है, रेडियस है, तो रेडियस किसके लिए लिखना है बताइए, पहले कॉपर एल्युमिनियम के लिए लिखना है या कॉपर के लिए कर लेते हैं, या एल्युमिनियम पहले लिख लेते हैं, RAL, तो R0 तो कांस्टेंट है, ये क्या होगा आपका AAL हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एंड RCU बराबर R0 ACU होल पावर ऑफ 1/3, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा RAL अपॉन RCU बराबर R0 से R0 कट जाएगा, ये हो जाएगा A एल्युमिनियम अपॉन A कॉपर का होल पावर ऑफ 1/3, ठीक है। R एल्युमिनियम दिया हुआ है, R एल्युमिनियम 3 फर्मी है, तो क्या आ जाएगा आपका 3 अपॉन RCU बराबर A एल्युमिनियम 27 अपॉन 64 का घनमूल निकालना है, तो 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल कितना होगा, ठीक है ना, ये आपका 4 हो जाएगा, यानी 3/4, तो 3 अपॉन RCU बराबर ये हो जाएगा 3/4, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपका RCU यानी रेडियस ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा 4 फर्मी, कितना फर्मी 4 फर्मी, ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वीडियो को रोक लीजिए, आप आराम से इसको लिख डालिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट शेडिंग करते हैं हम लोग, नंबर 4। इसके पहले नंबर 3 था शायद, सुबह मैंने आज आपको बता दिया था 2, ठीक है ना, दो प्रॉपर्टी मैंने कराया था। तीसरी प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, ठीक है। अब हेडिंग करते हैं हम लोग नंबर 4, न्यूक्लियर डेंसिटी, यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। हेडिंग करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलिए। न्यूक्लियर आपका किसी भी बॉडी का जो डेंसिटी होता है वो किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के होता है। तो यहां हमको डेंसिटी निकालनी है किसकी, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा, ठीक है ना, जितना मास होगा वही उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी कहलाएगी। तो क्या कहेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वही न्यूक्लियर डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग द मास, नंबर 4 आपने हेडिंग किया होगा न्यूक्लियर डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास
per unit volume of the nucleus is called nuclear density, it is denoted by rho n, मतलब रो कैपिटल N, न्यूक्लियर डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, नीचे लिखिए इट इज डिनोटेड बाय रो n, हो गया। तो रो n इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास बताइए, किसके वजह से मास होता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो अब हम मान ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, रो n न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, एक प्रोटॉन का मास क्या है, mp है, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास है। तो अगर सोडियम आप मान लेते हैं, न्यूक्लियस किसका लेते हैं, सोडियम का, तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं और जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक प्रोटॉन का मास इतना है तो जेड प्रोटॉन का मास इतना हो जाएगा, जेड mp प्लस, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, कैपिटल N होते हैं। तो एक न्यूट्रॉन का मास mn लेते हैं, ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरे न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा। जैसे सोडियम में 12 न्यूट्रॉन होते हैं, आपका सोडियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं। तो ये आपका प्रोटॉन का पूरा मास हो गया, ये न्यूट्रॉन का मास हो गया, तो ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद हमको ये मालूम है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है। देखिए क्या लिखे हम लोग, मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर m कर दे रहे हैं दोनों को, और ये दोनों की वैल्यू होती है लगभग 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। कितनी होती है, 1.67 होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, लेकिन रखेंगे नहीं अभी, बाद में जरूरत पड़ेगी तो रखा जाएगा। तो ये देखो mp और mn की जगह हम m कर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, रो n मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये m, तो m कॉमन चला जाएगा, तो z प्लस n, बाहर आपका m, अपॉन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा आपका। तो 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे हम लोग यहाँ पे आपका 3 को ऊपर कर ले रहे हैं, तो 3 ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप ये बताइए, ये प्रोटॉन का मास, ये न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, ये प्रोटॉन का मास, सॉरी ये प्रोटॉन का नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर है, ये न्यूक्लियॉन हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है Z प्लस n को क्या कहते हो, कैपिटल ए। ठीक है, जिसको मास नंबर कहा जाता है। ये रो n हो जाएगा 3 कैपिटल A, इसके जगह पर स्मॉल m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अब आपको मालूम है 4 पाई आर के जगह होता है r0। ठीक है, r0 a पावर 1/3 का होल पावर ऑफ 3 हो जाएगा, r0, r के जगह पर r0 एक पावर ऑफ 1/3। ये क्या मिल जाएगा, देखो इसके बाद की जो लाइन होगी हमारे पास, रो n डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 3a m अपॉन 4 पाई हो गया। फिर इसके बाद r0 क्यूब हो जाएगा, r0 क्यूब, a पावर 1/3 है, क्यूब करेंगे तो a हो जाएगा। अब देखो ये a से a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3n इज इक्वल्स टू 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। अब बताओ
3 इंटू यम की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27, 4 पाई की वैल्यू पता ही है और ये आर नॉट की वैल्यू पता ही है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15 होता है। तो रख करके इसको सॉल्व करेंगे आप जब, तो रो यानी इक्वल्स टू आएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो 3 पहले m की वैल्यू रखेंगे 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, ठीक है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 15, इसका क्यूब बनेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2.29, कितना आता है 2.29 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 17। बताइए डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। इसका मतलब क्या है जरा समझो, ऐसे लिक्विड होता है पानी, ठीक है ना, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 होती है। यानी लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या आपका उसकी जो डेंसिटी होती है आपका 10 पावर 3 के ऑर्डर की रहती है, ठीक है ना। और आपका मैं बता रहा हूं, हाँ, इसके बाद आपका जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है 2.29 इंटू 10 पावर 17 होती है। समझ लीजिए कितना कंपैक्टनेस है। कंपैक्टनेस मतलब ये कितने पास पास है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कम जगह में ज्यादा लोग रहे। तो लिक्विड का हमारे पास 10 पावर 3 होता है और जबकि इसका देखो 17 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कंपैक्टनेस होती है यानी बहुत पास पास होते हैं, बहुत हाई होती है, ठीक है ना। तो वीडियो आप रोकिए और आराम से कंप्लीट कर डालिए। हो गया, चलिए। और कंक्लूजन इसका लिखेंगे। कंक्लूजन क्या है कि एटॉमिक न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो वेरी लार्ज होती है। इसका मतलब क्या है कि हाई कंपैक्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियर डेंसिटी that is atomic nuclear density is very large, which represent high compactness of atomic nucleus, high compactness of atomic nucleus। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की हमको बतानी है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर पहले कौन कौन है बताओ, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उसी को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए, जैसे अगर हम 1s2 की बात करते हैं, 1s2 की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये तो एक प्रोटॉन होगा, ये आपका प्रोटॉन है, और एक आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है आपका, तो एक प्रोटॉन और ये एक न्यूट्रॉन है। तो इस प्रोटॉन और मतलब जिसको न्यूक्लियॉन कहेंगे, इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, ठीक है ना, इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस चीज को जरा समझे, आप 12th क्लास में पढ़े होंगे कि 1:10⁻36:10⁻38 होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 है, 1 न्यूटन का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा 10⁻36 होता है। और वही न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो आपका क्या आता है, 10⁻38 होता है, ठीक है ना।
तभी न्यूक्लियर फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी इस पे नहीं जाना है हमको। तो अब ये बताओ इतने फोर्स से ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो इनको बिल्कुल सेपरेट करने के लिए, सेपरेट मतलब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है, तो अलग करने के लिए जितनी एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है, उसी को उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और याद रहे इसको इतना दूर कर देना है कि फिर से आपका ये इंटरेक्ट ना होने पाए, मतलब फिर से वापस आपका जुड़ ना पाए, तब जाकर के उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहें। यानी इतना अलग करिए आप फिर से वो इंटरेक्ट ना होने पाए, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना है, मतलब निकालना है। यहां ब्रेक करने का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियन को अलग करना है। द न्यूक्लियॉन्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन इसका न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। टू सेपरेट देम यानी इनको बिल्कुल अलग कर देना है ये, सच दैट ये आपका एट अ लार्ज डिस्टेंस, सो दैट दे मे नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दे मे नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, यानी वो फिर से आपका पुनः इंटरैक्ट न होने पाए। फिर से समझिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ठीक है, यानी वो एनर्जी जिससे मतलब आपको इतनी एनर्जी चाहिए जिससे वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाए, अलग हो जाए, ब्रेक कर जाए आपके, ठीक है ना। ब्रेक द न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टू सेपरेट देम, उनको बिल्कुल क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। सच दैट, अब इस तरह से आपका सेपरेट करना है, दे हैव लार्ज डिस्टेंस, वो उतनी दूर चले जाएं, सो दैट दे मे नॉट इंटरैक्ट टू ईच अदर, यानी वो इतने दूर हो जाएं कि वो फिर से इंटरैक्ट न होने पाए। देन दिस एनर्जी या दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। फिर समझो मैंने क्या बोला, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस को आपको ब्रेक करना है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टू सेपरेट देम, इनको बिल्कुल अलग करना है, ठीक है ना। सच लार्ज डिस्टेंस सो दैट दे मे नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और वो इतनी दूर कर देना है उनको अलग करके कि आपको फिर से वो इंटरैक्ट न होने पाए। इस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, टू ब्रेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ब्रेक करने का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है। टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू INTO its constituents, its constituents, CONSTITUENT, constituents, proton and neutron, to separate them, to separate them, to separate them to such to such large distance, और इतनी डिस्टेंस पे कर देना है, to such large distance, so that they may not interact, they may not interact with each other, वीडियो आपका रुक गया था, उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपने क्या लिखा है, टू सच लार्ज डिस्टेंस सो दैट दे मे नॉट इंटरैक्ट टू ईच अदर, दे मे नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाई EB, इसको डिनोट किससे किया जाता है, EB से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई EB।
नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मास डिफेक्ट क्या होता है? देखो बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आ रहा होगा। मास डिफेक्ट क्या होता है आपका? द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन is called the mass defect. Generally, it is found that the mass of the nucleus is less than that of sum of mass of proton and neutron. क्या कहा मैंने, इसको समझिए आप। हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूक्लियस है मान लेते ये, ठीक है, ये आपका ऑर्बिट है, इसके अंदर आपका प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। ध्यान समझना, जैसे हम बात करें 1s3 की, 1h या 2He4 की बात करें, हीलियम का, हीलियम की अगर हम बात करें तो बताइए इसमें क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे यानी 2 प्लस चार्ज होंगे और 2 न्यूट्रल न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का पूरा मास क्या होगा, ठीक है। न्यूक्लियस का पूरा मास आप दिया रहेगा, ठीक है। मान लिया कि न्यूक्लियस का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम, ये आपका जो है मान लेते हैं कि 2 ग्राम है, ऐसा नॉर्मल हम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये होगा क्या, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है आपके न्यूट्रॉन है, तो इनके अलग अलग मास को हम क्या करें, निकाल करके जोड़ें, तो हम पाते क्या है, वो मास और इस मास में अंतर आता है, ठीक है ना। वही मैंने बोला कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है, ठीक है ना, ये क्यों होता है इस चीज को हम आप लोग आगे पढ़ेंगे। किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है, ठीक है ना, वो डिफरेंस मतलब किसी भी न्यूक्लियस का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास के सम से डिफरेंट होता है। वही मैंने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का जो मास है, ठीक है ना, उसमें और किसमें आपका मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज द मास डिफेक्ट। इसी को मास डिफेक्ट कहा जाता है। तो इसे समझो मैंने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड किसके डिफरेंस लेना है आपका, यानी जो न्यूक्लियस का मास होता है वो मान लिया मैंने कितना है आपका 2 ग्राम है ये, और ये 2 ग्राम आना किसके बराबर चाहिए था, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर आना चाहिए था। उन दोनों को जोड़ने पर हमको ये मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है। इसी चीज को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो वही मैंने बोलना है कि द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द आपका मास डिफेक्ट। इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा एम से। मास डिफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एम से। डेल्टा एम से मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और मैंने अभी बोला क्या कि जनरली ज्यादातर ऐसा पाया जाता है कि जो टोटल मास होता है न्यूक्लियस का वो कम होता है। किससे कम होता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके मास को जोड़ने पर, मतलब जब जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो वही मैंने कहना है कि जनरली इट इज फाउंड दैट क्या पाया जाता है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े तो वो मास ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन, न्यूक्लियस के मास से, ठीक है। तो आप फाइनली क्या कह लेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस अगर आपको निकालना रहेगा तो आप क्या कहेंगे, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस is less than sum of mass of proton and neutron, sum of mass of proton and neutron। इसका मतलब क्या है, this implies that mass of nucleus कैपिटल M, सफिक्स में कैपिटल ए लगा दे रहे हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इज लेस देन, ये छोटा होगा, जेड प्रोटॉन है अगर और एक प्रोटॉन का मास ये होता है तो ये पूरे प्रोटॉन का मास होगा, प्लस कैपिटल एन न्यूट्रॉन होते हैं और ये आपका एक न्यूट्रॉन का मास क्या है, एम एन है, ये प्रोटॉन का पूरा मास हो गया, ये न्यूट्रॉन का पूरा मास हो गया,
इन दोनों का सम करेंगे तो ज्यादा आएगा किससे, न्यूक्लियस के मास से, और जबकि मिलना चाहिए था दोनों सेम, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मास डिफेक्ट अगर आपको निकालना रहेगा, दिस एम्प्लाइज दैट मास डिफेक्ट डेल्टा एम, क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो इसमें से ये हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा, जेड एम पी प्लस एन एम एन में से घटाएंगे, डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस मतलब क्या, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो कैपिटल एम सफिक्स में एन, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो हेडिंग करते हम लोग मास डिफेक्ट, लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस and the sum of mass of proton and the sum of mass of proton, the sum of mass of proton and mass of neutron is called क्या कहा जाता है, मास डिफेक्ट, इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो सवाल लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम, ठीक है। लाइन चेंज करिए, मैंने क्या बोला था, जनरली ये पाया जाता है, ज्यादातर ये पाया जाता है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो कम होता है, किससे कम होता है, द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक, लिख लीजिए लाइन चेंज करके, जनरली इट इज फाउंड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन the sum of mass of proton and neutron, the sum of mass of proton and neutron, ठीक है। नीचे लिखिए, mass of nucleus less than sum of mass of proton implies that Mn less than ZMP plus NMN, और मास डिफेक्ट क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। कंप्लीट करिए जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया है, जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें यह कहा गया था, थियरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया गया था कि कोई भी आपका मास होता है तो उस मास के बराबर क्या होती है, हर बॉडी के पास एनर्जी होती है। वो किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है। तो आपने पढ़ा है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे अगर हमारा मास 10 किलोग्राम है तो हमारे 10 किलोग्राम के बराबर हमारे पास एनर्जी होगी, ठीक है ना। और वो एनर्जी कितनी होती है, आपने पढ़ा है E=mc², ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जरा समझिए, हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है,
जो आपका ZXA है, ठीक है ना, यानी एक न्यूक्लियस है जिसका नाम X है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, और मास नंबर क्या है, कैपिटल A है। एटॉमिक नंबर कैपिटल A और मास नंबर कैपिटल A, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस का जो मास है, रेस्ट मास है, न्यूक्लियस का रेस्ट मास Mn है। न्यूक्लियस का रेस्ट मास क्या है, Mn है। तो मास डिफेक्ट क्या होगा न्यूक्लियस का, वो हमने बताया है, डेल्टा M बराबर, बताया है मैंने, बताइए क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ZMP मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Mn, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। या मास ऑफ न्यूक्लियस तो वैसे तो नहीं कहेंगे क्योंकि इतना तो होता नहीं है, ये ज्यादा होता है, तो इसमें से किसको घटाएंगे, न्यूक्लियस के मास से घटा देंगे, ठीक है। यही आपका मास डिफेक्ट होगा। क्लियर हो गया? ध्यान समझो मैंने क्या बोला, हमने अभी पढ़ाया था, हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसका नाम ZXA है। इसका मतलब क्या है, इस X न्यूक्लियस के पास Z प्रोटॉन होंगे और आपका A न्यूक्लियन होंगे, ठीक है, या मास नंबर होगा आपका, ठीक है। और इस न्यूक्लियस X का रेस्ट मास कितना है, Mn है। तो बताओ, ये प्रोटॉन का मास, ये न्यूट्रॉन का मास, दोनों को जोड़ेंगे तो ये ज्यादा आएगा किसके, न्यूक्लियस के मास से। यही आपका क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। तो अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस EB रिप्रेजेंट किया जाता है EB से, क्या करते हैं, डेल्टा M, ठीक है, मतलब ये वाला डेल्टा M इंटू C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, डेल्टा M की वैल्यू ये है, तो ZMP प्लस NMN माइनस कितना, MN, और टोटल कितना हो जाएगा, C स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, हेडिंग की होंगे आप, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी लिखिए। लेट अस टेक एन एटॉमिक न्यूक्लियस, let us take an atomic nucleus, let us take an atomic nucleus, let us take an atomic nucleus, let us take an atomic nucleus ZXA, ZXA having rest mass Mn, having rest mass कैपिटल M सफिक्स में स्मॉल n, having rest mass Mn, ठीक है। नीचे लिखिए, मास डिफेक्ट इज गिवन बाय, मास डिफेक्ट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज गिवन बाय, द मास डिफेक्ट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज गिवन बाय, कंप्लीट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए, रोक लीजिए तुरंत, इसको कंप्लीट कर लीजिए। यही आपका क्या है, दिस लाइन नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है उसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए हमको, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। हेडिंग करते हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। देखो पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग यहां पर यफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यफ से, ठीक है।
तो आपके पास क्या है, सपोज कर रहे हैं हमारे पास ये एफ है, पैकिंग फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं, ये कैपिटल एम माइनस, ठीक है, कैपिटल ए अपॉन कैपिटल ए, यही डेफिनेशन होता है किसका, पैकिंग फ्रैक्शन का। जहां पे कैपिटल एम क्या है आपका, एटॉमिक मास होता है ये, यानी पूरे एटम का मास है ये, यानी पूरे एटम का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। यानी 3 पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, 3 पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तीनों के मास को मिला करके क्या कहते हैं आप, मास ऑफ एटम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे कैपिटल एम क्या है आपका, मास है एटम का मास है, न्यूक्लियस का नहीं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये रेशियो है, देखो ये पैकिंग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, जिसकी वैल्यू क्या है, रेशियो है डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द एटम टू द मास नंबर, ठीक है ना, सॉरी एंड मास नंबर, ठीक है। फिर समझिए, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज, या मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस मतलब आप कह ले सकते हैं आपका माइनस होगा यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द एटम, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन टू द, किसका रेशियो लेना है, टू द आपका मास नंबर, ठीक है ना, टू द मास नंबर, या आप ऐसे क्या लीजिए, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द एटम टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है, सॉरी एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन टू द मास नंबर, या आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल एफ से। तो इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास, ब्रैकेट में कैपिटल एम, एटॉमिक मास ब्रैकेट में कैपिटल एम, एंड इट्स मास नंबर ब्रैकेट में कैपिटल ए। अब इसकी बात मैंने कर लिया, डिफरेंस ले लिया, टू द मास नंबर ब्रैकेट में फिर से कैपिटल ए, इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, it is denoted by small f, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ये आपका जरूर इतना पढ़ लीजिएगा, इसकी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।